तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा शिखर में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के साइंस के फर्स्ट चैप्टर जीवों का विकास पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, यह चैप्टर बहुत ही सरल है और यह बहुत छोटा चैप्टर है। इसे हम 2 वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अर्थात इस चैप्टर में हम मूल रूप से ये जानेंगे कि इस चैप्टर में दिया क्या गया है। बेसिकली इस चैप्टर में 2 चीज़ बताए गए हैं कि जीवों का विकास पुराने समय से अब तक के समय में कैसे हुआ, और एक व्यक्ति डार्विन नाम का था जिसने जीवों के विकास का जो अध्ययन किया, उन्होंने अवलोकन निकाले, वह किस प्रकार के थे, और उसी को इस चैप्टर में दिया गया है और उसी को हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर में हम जो पढ़ना है उसे मैंने टॉपिक्स के रूप में यहाँ लिख रखे हैं, और मैं इन टॉपिक्स को आपको बता देता हूँ कि इसको हम लोगों को कैसे पढ़ना है। दोस्तों CGBSE का जो बुक है उसमें जो दिया हुआ है उसके पहले पेज में बताया गया है कि डायनासोर व उनके, और बताया गया है कि डायनासोर के ज़माने में जो जीव थे और जो डायनासोर था वो कैसे विलुप्त हो गए और उस समय की स्थिति क्या थी, ये पहले पेज में बताया गया है। उसके बाद आने वाले पेजों में दोस्तों जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव दिया गया है। उसके बाद बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव, डार्विन का अवलोकन, गलापागोस के द्वीप पर डार्विन का अवलोकन, विविधता, चयन और विकास का सिद्धांत, प्रजातिकरण। दोस्तों, इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जिसमें वीडियो में बीच बीच में बताता रहूँगा, जो 1 नंबर या 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, CGBSE का जो साइंस का बुक है उसके पहले पेज में ये बताया गया है कि बहुत पुराने समय, लाखों हजारों साल पहले जो जीव रहते थे वे बहुत सारे जीव थे। उनमें कुछ छोटे जीव हुआ करते थे, कुछ बड़े जीव हुआ करते थे। उनमें से एक बड़ा जीव था डायनासोर, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, डायनासोर। चलिए डायनासोर के बारे में जानते थे कि उस समय वे कैसे थे। दोस्तों, डायनासोर जो उस समय थे वे लगभग पृथ्वी पर 2000 लाख साल से 600 लाख साल तक पृथ्वी पर रहे। दोस्तों, डायनासोर जो उस समय के थे वे कुछ इस प्रकार से थे। डायनासोर मिनिमम से मिनिमम इनकी हाइट, अर्थात छोटा से छोटा जो डायनासोर था वह 50 सेंटीमीटर का रहता था, और जो बड़ा से बड़ा डायनासोर रहता था वह अधिकतम 40 मीटर का रहता था। कुछ डायनासोर शाकाहारी हुआ करते थे जबकि कुछ डायनासोर मांसाहारी हुआ करते थे। कुछ डायनासोर 2 पैरों में चला करते थे, कुछ डायनासोर 4 पैरों में चला करते थे, और कुछ डायनासोर उड़ा करते थे। दोस्तों, ये जो डायनासोर है इनके जीवाश्म पूरे विश्व के साथ साथ हमारे भारत में भी कई जगह पर पाया गया। जैसे जबलपुर के पास लमेटा घाट में पाया गया, नर्मदा घाटी के कई जगह पर इनके प्राकृतिक आवास भी मिले हैं। साथ ही दोस्तों, डायनासोर के समय में जिनमें से प्रमुख थे शैवाल, फर्न, मांस, साइकस, गिंगो इत्यादि। इनमें से अत्यधिक पौधे आज भी पाए जाते हैं। हम आज के पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। पक्षियों को डायनासोर का छोटा रूप मान सकते हैं। जैसे ही दोस्तों डायनासोर की विलुप्ति हुई तो उन्हीं की जैसे बड़े स्तनधारी जानवर हाथी का विकास हुआ। तो दोस्तों, ये सारी जानकारियाँ आपके पहले पेज पर दी गई है। आइए हम आगे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक, जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। दोस्तों, इस टॉपिक में हमें ये देखना है कि जो जीवों का विकास होता है उस विकास में उनके आवास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इससे पिछले कक्षाओं में हमने ये जान लिया था कि जीव की बुनियादी ज़रूरत क्या होती है, उसका आवास होता है। और आवास में क्या उनकी आवश्यकता होती है, तो भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। ये दोस्तों हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। अब हम आगे देखते हैं। और ये ज़रूरतें जिन जीवों के पास अच्छे से उपलब्ध होती है, जैसे देखते हैं जिन जीवों के आवास में ये बुनियादी ज़रूरतें अच्छे से व्यवस्थित होती है, अर्थात अनुकूल होती है, उन जीवों का विकास होता है, और विकास होने से उनकी आबादी बढ़ती है। और इसके जस्ट विपरीत हम देखें तो जिन जीवों के
बुनियादी ज़रूरतों में यह व्यवस्था प्रतिकूल होती है, अर्थात जिन जीवों के पास भोजन, प्रजनन या सुरक्षा अच्छे मात्रा में व्यवस्थित मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है अर्थात प्रतिकूलित होती है, उन जीवों का पतन होता है अर्थात उनका विकास नहीं हो पाता, जिससे उनकी आबादी घटती है। जैसे हम उदाहरण पे ले लेते हैं यहाँ मनुष्य। दोस्तों मनुष्य एक ऐसा जीव है जिससे अच्छे मात्रा में भोजन मिल पाता है, प्रजनन में अच्छी व्यवस्था है और सुरक्षा की भी अच्छी व्यवस्था है और आवास भी अच्छी व्यवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, मनुष्यों को यह बुनियादी ज़रूरतें अच्छी मात्रा में मिल जाती है, जिसके कारण इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें उसके ओपोजिट, तो उदाहरण में मिल जाएगा हमें बाघ एक ऐसा जीव है दोस्तों जो मांसाहारी है और जंगल में इसे मांसाहारी भोजन अच्छे मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। मांसाहारी भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता, जिसके कारण इन जीवों का विकास जो है नहीं हो पाता और ये पतन की ओर अग्रसर होते हैं, जिसके कारण की आबादी लगातार घटती जाती है। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जीवों के विकास में उनके आवास का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जीव की बुनियादी ज़रूरत होती है आवास में क्या आवश्यकता होती है, भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। जिन जीवों के पास यह ज़रूरतें अच्छी मात्रा में उपलब्ध होती है अर्थात वे उस ज़रूरत के अनुकूल होते हैं, तो उनका विकास होता है, जिससे उनकी आबादी बढ़ती है। उदाहरण के लिए मनुष्य। लेकिन जिन जीवों के पास इस आवास की अच्छी मात्रा में पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती अर्थात ये प्रतिकूलित होते हैं, तो इनका पतन होता है, जिसके कारण इनकी आबादी घटती है। जैसे उदाहरण में हम देख सकते हैं बाघ। ठीक है, तो अब हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। दोस्तों हम इस टॉपिक में ये जानेंगे कि डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अपनी जो यात्रा थी उसमें जीवों के विकास संबंधी क्या क्या अध्ययन किया और उनका अवलोकन क्या था। तो देखते हैं दोस्तों डार्विन कौन थे। डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें अपने आसपास के प्राणियों, घटनाओं इत्यादि में बहुत रुचि रहता था और उन्होंने लगभग 200 साल पहले जीवों के विकास संबंधी जो अध्ययन किया था, वह उस अध्ययन ने जीवों के विकास संबंधी सोच में काफ़ी परिवर्तन ला दिया था। उन्हें सन 1831 में यात्रा करने का मौका मिला। इन्हें इंग्लैंड से होते हुए दक्षिण अमेरिका जाना था और वहाँ के महाद्वीपों की सैर करना था और इन्हें HMS बीगल नामक जहाज़ में कप्तान के साथी के रूप में यात्रा करनी थी। फिर से देख लेते हैं दोस्तों। उन्हें सन 1831 में यात्रा करने का मौका मिला था जिसमें उन्हें इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका जाना था और उनके मध्य आने वाले महाद्वीपों का सैर करना था। उन्हें HMS बीगल नामक जहाज़ में यात्रा करना था और इस जहाज़ के कप्तान अर्थात इस जहाज़ के जो ड्राइवर था उनके साथी के रूप में उन्हें यात्रा करना था। और इनका काम क्या था? इनका काम था नक्शा तैयार करना, खनिज संपदाओं की जानकारी प्राप्त करना और इन महाद्वीपों के जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उनका अध्ययन करना। और इनका सफ़र कब शुरू हुआ था दोस्तों? इनका सफ़र शुरू हुआ था 27 दिसंबर 1831 और इनका सफ़र ख़त्म हुआ था 2 अक्टूबर 1836 में। चलिए दोस्तों एक बार सरसरी तौर पर एक बार और देख लेते हैं बीगल का सफ़र और डार्विन का अनुभव। डार्विन के बारे में ये बताया गया था कि डार्विन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें अपने आसपास की घटनाओं और प्राणियों पर बहुत रुचि रहता था। उन्होंने 200 साल पहले जो जीवों के विकास संबंधी अध्ययन किया था, उससे वैज्ञानिक सोच को काफ़ी हद तक परिवर्तन लाने का मौका मिला। सन 1831 में इन्हें यात्रा करने का मौका मिला, जिसमें इन्हें इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका के होते हुए महाद्वीपों का सैर करना था और इन्हें HMS बीगल नामक जहाज़ में यात्रा करना था और इन्हें कप्तान के साथी के रूप में यात्रा करना था। इनका कार्य ये था नक्शा तैयार करना, खनिज संपदा और जैव विविधता के बारे में जानकारी प्राप्त करना। दोस्तों इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 1 नंबर की ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि डार्विन को कहाँ से कहाँ तक यात्रा करनी थी, तो ये था इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका तक। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है 1 नंबर के लिए कि डार्विन ने किस जहाज में यात्रा की थी, तो उसका नाम बताइए। तो इसका आंसर ये हो सकता HMS बीगल। और ये भी हो सकता है कि डार्विन को क्या कार्य करना था या उनका कार्य क्या था, नक्शा तैयार करना, खनिज संपदा, जैव विविधता। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों कि डार्विन का जो यात्रा था वह कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ था, 27 दिसंबर 1831 से 2 अक्टूबर 1836। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कुछ छोटी छोटी चीज़ें और हैं जो 1 या 2 नंबर में पूछी जा सकती है, जिससे मैं बताना चाहूँगा।
सिल्केंथ। दोस्तों सिल्केंथ एक ऐसा जीव है जो उभयचर है और यह मछली के समान दिखने वाला जीव है। ऐसा माना गया था कि इसका विकास डायनासोर के विकास के साथ ही रुक गया है। इसे 1938 में अफ्रीका तट के किनारे मछुआरों द्वारा प्राप्त किया गया था। चूँकि इसको ऐसा माना गया था कि इसका विकास रुक गया है, इसलिए इसे लंबे समय तक जीवित जीवाश्म कहा गया। जीवित जीवाश्म कहा गया। लेकिन दोस्तों चूँकि यह बाद में पता चला कि इनका विलुप्ति नहीं हुआ है जबकि इनका विकास हो रहा है, अतः इन्हें जीवित जीवाश्म कहना ठीक नहीं है। दोस्तों यह क्वेश्चन आ सकता है कि जीवित जीवाश्म किस जीव को कहा जाता था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गिंगो। दोस्तों गिंको एक पौधे का नाम है जो डायनासोर युग का था। डायनासोर युग का था। ऐसे जब हिरोशिमा में एटम बम से आक्रमण किया गया तब सब कुछ ध्वस्त होने के बाद जब फिर से जीवन वहाँ स्टार्ट हुआ तब सबसे पहले उगने वाला जीव या सबसे पहले आने वाला जीव यही गिंगो था। इसलिए इसका क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों कि हिरोशिमा में एटम बम गिरने से ध्वस्त हुए तमाम जीवों के बाद जब वहाँ जीवन की शुरुआत हुई तब सबसे पहले कौन सा जीव पनपा या कौन सा जीव उत्पन्न हुआ। तो दोस्तों हम अगले टॉपिक्स की ओर चलते हैं जिसका नाम है डार्विन का अवलोकन। दोस्तों पुस्तक में इसे लगातार पैराग्राफ के रूप में दिया गया है जिसे मैंने टॉपिक वाइज लिखा है। दोस्तों इसे मैं अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों जब डार्विन सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने अपने सफ़र के दौरान ये कुछ अवलोकन निकाले जिसमें से पहला है हर तरफ संघर्ष है। दोस्तों जब वे सफ़र कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि समुद्र में बहुत सारे जीव हैं जो एक अद्भुत खाद्य श्रृंखला में थे। कुछ इसी तरह का अवलोकन उन्होंने अमेरिका के जंगल और वहाँ के पहाड़ों पर भी किया था। ये सारा दृश्य देखकर उनके मन में आया कि हर तरफ संघर्ष है अर्थात मारो या मरो। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि हर जीव को स्वयं जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होना पड़ता है, या तो उसे हानि पहुंचाकर या उसकी वस्तुओं को छीनकर। तो इस प्रकार दोस्तों डार्विन ने अपने सफ़र का पहला अवलोकन दिया कि हर तरफ संघर्ष है। जब वे यात्रा कर रहे थे तब समुद्र में उन्होंने देखा कि अद्भुत खाद्य श्रृंखला था, अर्थात वहाँ के जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित थे। उनके मन में आया कि हर तरफ संघर्ष है, मारो या मरो, अर्थात एक जीव को जीवित रहने के लिए दूसरे जीव पर आश्रित होना पड़ता था। उसके बाद दोस्तों दूसरा अवलोकन उन्होंने दिया कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपस्थित प्राणियों का विकास का जो अध्ययन है डार्विन ने पहली बार किया था। यह उनका दूसरा अवलोकन था। उनका तीसरा, जब वे दक्षिण अमेरिका में पहुँचे तब वहाँ के चट्टानों पर जब वे गए तब उन्होंने देखा कि वहाँ पर समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। इसके साथ ही वहाँ उन्होंने एक भूकंप का अनुभव किया जिसके कारण समुद्र सतह 3 मीटर तक ऊपर उठ गई। इन सारी घटनाओं से डार्विन ने ये निकाला कि समय के साथ महाद्वीपों और महासागरों में बदलाव आता रहता है। उनका चौथा अवलोकन था समुद्र किनारे रेतीली क्षेत्रों में उन्होंने जब चट्टान को देखा, बड़े बड़े चट्टानों को देखा, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि लगातार चलने वाले किसी भी क्रिया से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आता है। उन्होंने देखा कि जो समुद्र था वहाँ के किनारे जो बालू थे, रेत थे, वह रेत वहाँ के चट्टानों द्वारा उत्पन्न हुए थे, अर्थात यहाँ बहने वाली धारा बार बार चट्टानों से टकराकर उन्हें रेत के रूप में परिवर्तन कर रहा था। लगातार चलने वाले क्रियाओं से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन आता है।
एक बार फिर से उनके अवलोकन को देख लेते हैं। उनका पहला अवलोकन था हर तरफ संघर्ष है, अर्थात एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है। फिर उनका दूसरा उष्णकटिबंधीय में वहाँ उपस्थित जीवों का जो उन्होंने विकास का अध्ययन किया वह उनके लिए पहला अवसर था। फिर जब वे आगे बढ़े, वे दक्षिण अमेरिका पर गए। वहाँ के चट्टान पर जब वे गए तब उन्होंने पाया कि वहाँ समुद्र के जीवों का जीवाश्म मिला और वहाँ एक भूकंप भी हुआ, जिसके कारण उन्हें यह आभास हुआ कि समय के साथ महाद्वीपों और महासागरों में बदलाव आता रहता है। उसके बाद चौथा अवलोकन था लगातार होने वाली क्रियाओं से पृथ्वी सतह में परिवर्तन आता है। जब लगातार धाराएं चलने लगती है तब चट्टान से टकराकर ये धारा चट्टान के कुछ भागों को रेत के रूप में परिवर्तित कर देता है। ये उनके अवलोकन थे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।